चलिए, अच्छी बात है। मिलाइए सब लोग आंसर। देखिएगा, पहला का ए ए ए दोनों सेम ही आंसर है, नहीं मिल रहा है। दूसरा का बी, तीसरा का बी, चौथे का सी, पांचवा का ए, छठे का ए, सातवें का बी, आठवें का सी, नौवें का सी, 10वें का बी, 11वें का सी, हाँ, 12वें का डी, 13वें का सी, 14वें का ए, 15वें का बी, 16वें का सी, 17वें का बी, 18वें का सी, 19वां का ए, 20वां का सी। चलिए, मिला लिए सब लोग। 20 में 20 किसी का? आज 20 में 20 नहीं आया है। आज तो आसान है जी, शायद एक दो को छोड़ के। 15 से ऊपर कितने लोग हैं? 15 से ऊपर, अच्छा। गर्ल्स में आज 3 4 4 लोग हैं, बहुत बढ़िया। 10 से ऊपर में कितना लोग हैं बाहर में? 10 से ऊपर में सब लोग रहिए। थोड़ा मेहनत करना है, टारगेट सेट करो कि इस सप्ताह नहीं, अगला सप्ताह से 10 से ऊपर क्रॉस कर जाएंगे, फिर चलेगा आपका। मेहनत रखिए तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा वो आपका, है ना। ठीक है, डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। देखिए भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताना, ए पावर एक्स इक्वल टू बी, बी पावर वाई इक्वल टू सी, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, सी पावर जेड किसके बराबर होगा? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसा करिए, आप बताओ, बी पावर वाई बराबर सी दिया हुआ है, सही बात है, दिया है ना, बी पावर वाई बराबर सी। देखो यहां बेस में क्या लिखा है, बी। तो बी का मान बता सकते हैं कितना दिया है? बी का मान कितना दिया है? ए पावर एक्स। तो इस बी के जगह पर हम बैठा देंगे ए पावर एक्स, बी के जगह पर बैठा देंगे हम ए पावर एक्स, और पहले से पावर वाई है तो वैसे ही छोड़ दिए, और इधर सी का सी लिख दिए। अब बताइए, ए पे पावर क्या हो जाएगा, बोलिए? एक्स वाई, पावर पावर गुना हो जाता है, और यहां सी हो गया, ठीक ना। अब सारे विद्यार्थी बताइए, यहां पे क्या मिला? एक्स वाई। आप लोग से पूछ रहे हैं एक्स वाई बराबर कितना होगा? नहीं बोलते हैं जी। एक्स वाई बराबर कितना होगा? तो जेड गुना में भाग में, बोलिए कि 1/z होगा। एक्स वाई बराबर होगा 1/z। तो यहां एक्स वाई की जगह बैठा देंगे 1/z, 1/z बैठा देंगे, और इधर c। अब सुनो, इधर पावर है 1/z, जब इसको उधर लेके जाइएगा ना तो z हो जाएगा, उलट जाता है। इधर पावर है 1/z, जब इसको उधर पावर में लेके जाएगा तो z/1, उलट जाता है। तो इधर अकेले हो गया a, और इधर c पावर z। देखो यही तो पूछ रहा है, c पावर z का मान क्या होगा, तो a मतलब आंसर कौन सा? a हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना है बोलिएगा। वैल्यू रखिएगा, हाँ रख सकते हैं।
एक्स वाई जेड का वैल्यू रखेंगे, फिर इधर ए बी सी भी तो मिलाना पड़ेगा ना, इधर बहुत सारा वेरिएबल, छो का वेरिएबल हो जाएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी सब को लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा जटिल है वो चीजें, है ना। क्या रुकिए, देखिए द्विघात समीकरण जिसका मूल दिया है, देखो ये अल्फा दिया है और ये बीटा दिया है। द्विघात समीकरण का दो मूल, एक को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। अब अगर कोई कह देगा कि बताओ अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल कितना है, मूलों का जोगफल कितना है, तो घटा देंगे ना, जोगफल मतलब जोड़ेंगे तो 3, अब -1 तो 2 ना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। आप बोली अल्फा इंटू बीटा मतलब गुना करिए, गुना करेंगे तो 3 गुना -1 यानी -3 हो जाएगा। तो आप ये समझ लो कि क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स है, एक अल्फा दूसरा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है, जोगफल और गुणनफल दिया है। हमसे कहता है कि द्विघात समीकरण बताओ कौन सा होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये याद रखना है आपको, मतलब कभी भी सवाल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे करके और समीकरण पूछेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 इस यूज करते हैं। अब करना क्या है, बड़ा आसान, ये अगर याद है तो खाली बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर। बोलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, तो 2 रखिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x। बोलिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -3, तो यहां -3 रखेंगे तो -3 बराबर 0। यही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर हो गया। तो याद रखना पड़ेगा, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा तो ये आना चाहिए आपको। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, यहां बैठा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान -3 यहां बैठा दीजिए, आंसर हो गया बी नंबर। ये भी सही बात कह रहे हैं जी कि जैसे ई ना करके एक और तरीके में क्या करेंगे, ये दोनों मान जो है ना ऑप्शन में रख रख के सेटिस्फाइड कराएंगे, है ना। कह सकते हैं 3 और -1 ऑप्शन में रख कर चेक करें। सही बात है, ये जो मान दिया है ना 3 और -1 वो ऑप्शन में रख के एक्स के जगह पर क्या करना है, चेक करना है। जैसे एक्स का मान 3 रखना है और एक्स का मान भी क्या रखना है -1 रखना है, और जो ऑप्शन में LHS बराबर RHS हो जाएगा मतलब सेटिस्फाइड कर जाएगा, वही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। आप ऑप्शन नंबर बी में एक्स का मान 3 रखिए तो उधर 0 है तो पक्का इधर भी 0 आएगा, आएगा तो आएगा। -1 रखेंगे एक्स के जगह पर तो भी आएगा आपका 0। रखें, चलो रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, 3 का स्क्वायर और 3 दूना तो 9 में से 6 घटा 3, 3 -3 0। आ गया कि नहीं आ गया, तब -1 रखिएगा तो भी सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो एक तरीका हमारा ये भी हो जाएगा ऑप्शन से जांच करना, और दूसरा नंबर ये हो जाएगा। सब लोग याद रखिएगा, कभी कभी जानते हैं सवाल में नहीं ऑप्शन, इसका विकल्प है कि इसके अलावा इसे कर सकते हैं। कभी कभी सवाल ऐसा आपको मजबूर कर देगा कि याद रहना हो, करना पड़ेगा, ये रहेगा तभी हो पाएगा आपका। और बताएं तरीके। दूसरा नंबर और में ई भी आसान है। रूट्स कितना है, पहला रूट्स कितना है 3, तो उसको लिख दीजिए x, 3 प्लस में ना है तो इसे -3 लिखिए। और दूसरा क्या है -1, तो x +1 लिखिए और गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। +3 है तो x -3, अब -1 है तो x +1 गुना, मतलब समझे कि क्वाड्रेटिक का दोनों फैक्टर लिख दिए और गुना कर देंगे वापस तो फिर बी नंबर मिल जाएगा। चिन्हवा बदल के x के साथ लगा देंगे, +3 है तो x के साथ -3, -1 है तो x के साथ +1 और गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब तोड़ते हैं तो लास्ट में ऐसा 2 फैक्टर मिलता है, और फिर इसको 0 से इक्वेट करते हैं और इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो x का मान निकल जाता है। तो ऐसे भी आप और में चाहे तो कर सकते हैं। कुछ कहना है बोलिएगा।
ये तो फॉर्मूला है जी। देखिए यहां पर ये याद रखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू और नीचे में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है। ये फॉर्मूला है। एक और इसी जैसे प्लस वाला है, कभी माइनसों वाला पर सवाल बनता है तो भी लिख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी होता है। सुनिए, यहां पर इसको गुना करिए तो एक ही चीज लग रहा है, 3 बार गुना हो रहा है, एक ही चीज गुना हो रहा है 3 बार, तो क्या हो गया ये एक क्यू, और यही वाला गुणा हो रहा है 3 बार तो क्या हो जाएगा बिग क्यू, तो हो जाएगा एक क्यू प्लस बिग क्यू। ऊपर में हो गया ना, तो एक क्यू प्लस बिग क्यू जब ऊपर में हो तो नीचे होता है ए स्क्वायर माइनस से बी प्लस बी स्क्वायर, वही भी करेगा। देखो 2 बार गुना हो रहा था ए स्क्वायर, अब माइनस ए बी या फिर 2 बार गुना हो रहा है प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए ये जो सवाल है क्या इस पैटर्न पर नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है ए प्लस बी, तो इसका भी जो रिजल्ट होगा वो ए प्लस बी ही होगा, ए प्लस बी ही होगा। बोलिएगा ए का मान ई वाला है 1.001, अब बी का मान ई वाला है 0.999, इसको जोड़ दीजिए तो आंसर 2 हो जाएगा आपका। 0.999 अब 0.001 जुड़ के 1 और 1 ही है तो 2 हो गया, प्लस करना है सिर्फ। तो फॉर्मूला का पैटर्न याद रखना है, ए क्यू प्लस 3 बार गुणा हो रहा है तो बिग क्यू और बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर था ए प्लस बी, तो ए का मान ई वाला अब बी का मान ई वाला, जोड़ देंगे आंसर 2 हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा। अगर यहां पे चिन्ह माइनस रहता और यहां रहता प्लस, देखो माइनस यहां प्लस तो हो जाता ए माइनस, फिर इसमें से इसको क्या करते हैं घटा के हम आंसर मारते हैं। ये तो फॉर्मूला है जी, एम एन होता है। देखो याद रखिएगा एम है एम का एवरेज एन स्क्वायर, और फिर उल्टा है एन है एवरेज एम स्क्वायर। पहले एम गो संख्या और फिर क्या गो संख्या एन गो, तो पूरा करा दोनों मिला करके कि एम प्लस एन सारे संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो एम एन गुणनफल हो जाता है। एम का एवरेज एन स्क्वायर उल्टा, एन का एवरेज एम स्क्वायर, अगर ऐसा कभी रहेगा एक्स का एवरेज वाई स्क्वायर, वाई का एवरेज एक्स स्क्वायर, तो संपूर्ण संख्या का एवरेज क्या होगा एक्स गुना वाई, गुना कर देते हैं। तो ऐसे याद भी रख सकते हैं, गुणनफल होता है, नहीं तो फिर निकाल भी सकते हैं। बोलिए औसत को संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या योगफल नहीं हो जाएगा, औसत को संख्या से गुणा कर देंगे तो m संख्या का जोगफल हो गया, फिर औसत को संख्या से गुणा करेंगे तो फिर योगफल हो गया, जोड़ दिए तो ई हो गया पूरे संख्या का जोगफल हो गया। कितनी संख्याओं का, तो m संख्या यहां और n संख्या यहां, यानी m प्लस n संख्या का जोगफल हो गया। अब m प्लस n से भाग दे देंगे तो क्या एवरेज नहीं निकल जाएगा संपूर्ण संख्या का, m संख्या का योगफल ही है और n संख्या का योगफल ही है, तो पूरा जोड़ दिए तो m प्लस n संख्या का योगफल, m प्लस n से भाग देंगे तो एवरेज हो जाएगा। अब देखो m n इसमें भी है, m n इसमें भी है, तो m n को कर लो कॉमन, तो m n को कॉमन किए तो एगो n बच गया यहाँ, m स्क्वायर था तो एगो m भी बच गया यहाँ पर, और नीचे में क्या है m प्लस n, तो इससे ही क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या mn, mn बचा ना, तो mn आया। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, इस पर बहुत सवाल बनता है डायरेक्ट, है ना, तो निकालने के लिए ऐसे निकालेंगे, लेकिन इसको याद कर लो m का एवरेज n स्क्वायर और उल्टा n का एवरेज m स्क्वायर, x का एवरेज y स्क्वायर, y का एवरेज x स्क्वायर, p का एवरेज q स्क्वायर, q का एवरेज p स्क्वायर। अगर ऐसा हो तो m प्लस n सभी संख्या का एवरेज निकालना तो खाली गुना कर देते हैं, m गुना x गुना y, p गुना q, नहीं तो फिर ऐसे निकालेंगे। कहना है कुछ कहिएगा। देखो जी क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित प्रेक्षण का बहुलक, बड़ा दिन बाद स्टैटिक से क्वेश्चन आया है ना। प्रेक्षणों के बहुलक और माध्य में अंतर कितना है? बहुलक डाटा दे रखा है। बहुलक का मतलब हो गया कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसी को बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज्यादा बार यहां कौन रिपीट हुआ? 12। एक बार, दो बार, तीन बार, सबसे ज्यादा बार 12 रिपीट हुआ है। तो बहुलक जो है वो कितना हो जाएगा? 12। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है उसी को बहुलक कहते हैं, मोड अंग्रेजी में कहते हैं, मोड। माध्य निकालना है तो माध्य का मतलब क्या होता है? सेम एज एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? जोड़ के भाग देते हैं। वैसे ही माध्य निकालना हो तो जोड़ के ही संख्या से भाग देते हैं। तो आपको इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लिए? चलो तो हम भी लिख दिए डायरेक्ट 80। कै गो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो से भाग दिए तो कितना? 8 हो गया। तो माध्य निकालने के लिए सबको जोड़े 80, 10 से भाग दिए 8। अब बोलिए बहुलक बराबर 12 और माध्य बराबर 8। क्वेश्चंस करा अंतर कितने का है? तो 12 और 8 में अंतर कितने का? 4 का। क्लियर है बात? बहुलक किसको कहते हैं? दिए गए डाटा में जिस संख्या की मेजॉरिटी होती है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, उसी को बहुलक कहते हैं। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे और उसकी संख्या से भाग देते हैं। जैसे एवरेज निकलता है वैसे ही माध्य निकलता है नॉर्मल नंबर में। बोलिए फिर से एक बार। एक संख्या तो बहुलक फिर 0 हो जाएगा, बहुलक के नहीं बनेगा। तो 0 होता नहीं, पूछा गया है रेलवे में। आपका रेलवे में जैसे एक है, 2 को कहीं और पूछ रहा है। जैसे 1 12 हम काट दिए तो 12 कै गो? 2 गो। और 5 भी कै गो? सेम ना हो गया? तो सेम हो गया तो इसका बहुलक 0 हो जाएगा आपका। बहुलक मतलब बहुलता किसका है? तो बहुलता यहां किसी का नहीं है। समझे? ऐसा सवाल आपका रेलवे में बना है ना। लेकिन ये चीजें सिंपल डाटा है तो फॉर्मूला क्या के लिए लगाएंगे? फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब रहता है 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30 रहता है, तब फॉर्मूला लगाते हैं। समझे बात को? तो ये सिंपल डाटा है, फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला तब जब क्लास इंटरवल दिया रहेगा तब लगाते हैं। देखिए जी, सवाल ही क्या कहता है? ये जानते हैं इतना लंबा चौड़ा लिखे हुए हैं और आंसर कौन एक एक डाटा पे हो जा रहा है। कहता है कि 3 वर्ष के लिए 5% की दर से निवेश की गई राशि पर इतना रुपया ब्याज आता है। अब फिर कहता है कि 5 वर्ष के लिए 8% की दर से निवेश की गई समान राशि पर, यानी जितना मूलधन उसमें वही मूलधन, यहां कहता है इतना रुपया ब्याज आता है। तो जानते हैं 2 बार लिखने का जरूरत नहीं था। जब मूलधन सेम है, यहां भी ब्याज दिया है इस रेट टाइम के लिए और यहां भी ब्याज दिया है इस रेट टाइम के लिए। अब प्रिंसिपल पूछ रहा है तो ये दोनों में से कोनो एगो से प्रिंसिपल निकल जाएगा। अब कोई दोनों से निकाल के चेक करेगा इससे कितना आता है, इससे कितना आता है, तो सेम ही आएगा क्योंकि समान राशि है ना बात। तो इस सवाल में एक्स्ट्रा डाटा कुछ दे रखा है विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए, जिसकी जरूरत नहीं है। ये वाला लाइन या ये वाला लाइन, दोनों में से किसी एक ही काफी है प्रिंसिपल का जवाब देने के लिए। समझे बात को? कोई एक ही काफी है यहां पर प्रिंसिपल का जवाब देने के लिए। तो आइए 2175 हो गया। अब बोलिए 5 दिए तो 15 से भाग दे देंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। अरे ऐसा ही बराबर होता है RT%। 5% सालाना तो 3 साल का ब्याज 15%। अब 15% का मान दिया तो 15 से भाग दो, 1% का मान निकल जाएगा। मूलधन पूछ रहा है, मूलधन क्या % होता है? तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब काटिए, इससे कट रहा है 145 बार में, जब गुणा करेंगे तो 14,500। 5% सालाना तो 3 साल का साधारण ब्याज 5 दिया 15%। इतना रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 15% का मान दिया तो 15 से भाग दो, 100 से गुणा करो, आंसर इतने आएगा। जानते हैं कब? जब 8 बचे
40% ब्याज हुआ, अब बराबर में 5800 होते हैं। यहाँ 40 से भाग दीजिए और 100 से गुणा करिए तो इतने आएगा आपका। तो किसी एक से हमारा काम हो जाएगा, दोनों पे करने की जरूरत नहीं है। देखिए जी, सुनिए, 6 सेंटीमीटर कॉमा 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोले को पिघलाकर एक ही गोला बनाया था। 6 8 10 को पिघलाते हैं 12। अब व्यास पूछता है तो 12 दूना 24। 1 सेकंड का सवाल ही है। कही गई कैसे? देखो, एक तो आपको ये याद रखना है कि 3 4 5 को जब पिघलाते हैं तो 6 बनता है, और इसका डबल करो, 6 8 10 को पिघलाते हैं तो 12 बनता है। इस पे सवाल बहुत देखने को मिलता है, इसलिए रट लेंगे इसको। बाकी हम और बेसिक भाई बताएंगे, है ना। लेकिन हमने जो आंसर यहां पे देख के किया, मैंने यही देखा 6 8 10 12, त्रिज्या अभ्यास कर रहा था 12 दूना 24। 2-4 सेकंड का सवाल है। मैं बता रहा हूं कैसे। तो 3 4 5 को पिघलाइएगा, जैसे 3 को गोला रहेगा, ए का त्रिज्या 3, दूसरे का 4, तीसरे का 5। अब 3 4 5 त्रिज्या वाले 3 गोला को पिघलाएंगे, उसको उससे एक बड़ा सा गोला बनाएंगे तो उसका त्रिज्या कितना होगा? 6 8 10 वाला 3 को गोला पिघलाएंगे तो उसका त्रिज्या, पिघला के बड़ा सा बनाएंगे, उसका त्रिज्या 12 होगा। ये लागू किस में होता है? लागू देखो, ये घन में लागू होता है, गोला में लागू होता है, और अर्धगोला में लागू होता है। अर्धगोला में लागू होता है, मतलब जौन ठोस का आयतन क्यूब के रूप में होता है उसमें ये लागू होता है। जैसे घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, क्यूब के फॉर्म में है ना। गोला का आयतन बोलिए क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कांस्टेंट है, उसको हटाइए तो क्या बचा? आर क्यूब, क्यूब के फॉर्म में। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई कांस्टेंट काटिए आर क्यूब। जौना ठोस का आयतन क्यूब के फॉर्म में, एक क्यू आर क्यू आर क्यू, उस सब ठोस में ये लागू होगा। सब ठोस का एक ज्यादा तीने को होबे करता है जेकर आयतन क्यूब के रूप में है, घन गोला अर्धगोला। अगर जैसे यहाँ पे गोला का है, अगर इसके जगह पे घन भी कहता तो भी आंसर यही होता, अगर अर्धगोला कहता तो भी आंसर यही होता आपका। तो आपको याद रखना है कि 3 4 5 को पिघलाएंगे तो कितना बनेगा? 6 6 8 10 को पिघलाएंगे 12। ये जो 2 को डाटा है, एक पर एग्जाम में सवाल मैक्सिमम देखने को मिलता है। जब जानते हैं कि यही वाला बार बार आता है तो क्या नहीं रट लेंगे तब। तो हम देखें कि 6 8 10 है, तो तीनों को पिघलाने से जो बड़ा गोला बनेगा उसका त्रिज्या 12। पूछता है कि व्यास बताओ, तो 12 दूना 24 आंसर मार दिया। याद रहेगा सबको। 3 4 5 को पिघलाने से 6 और 6 8 10 को पिघलाने से 12 बनेगा। किसमें लागू होगा? घन गोला अर्धगोला में लागू होगा आपका। एक तरीका ये हो गया। अब जैसे बनाना हो आपको, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई 6 का क्यू, 4/3 पाई 8 का क्यू, 4/3 पाई 10 का क्यू। आज तीनों को पिघला के एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। 3 गोला को पिघला के एक गोला बनाया जाता है, तो जितना आयतन इस तीनों का होगा उतना आयतन अकेला इसका होगा। सही बात है। अब देखिए यहां 4/3 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी हमने कॉमन है तो काट दिया। कॉमन लेके काटे, ये सब में 4/3 पाई है तो काट दिए, LHS RHS। अब बोलिए 6 का क्यूब 200, 16 8 का क्यूब 500, 10 का क्यूब बराबर आर क्यू। तो इसको जोड़िए सब लोग, 1728 हो जाएगा। तो 1728 बराबर आर क्यू। तो सारे विद्यार्थी आर का मान बताइए 12। अरे क्यूब आएगा क्यूब रूट में, 1728 का घनमूल 12 होता है आपका। 1728 का घनमूल कितना होता है? 12 होता है। कहता है व्यास बताओ, तो 24 हो जाएगा आपका। तो इतना करना पड़ेगा। फिर 3 गो गोला पिघला के एक गोला बनाया जाता है, तो जितना आयतन इस तीनों का होगा उतना आयतन अकेला का होगा। विशाल PDF नहीं डला हुआ है भाई, देखो डला हुआ है, अब बढ़िया से देखो।
ऐसा नहीं होता है। आप देखिए बढ़िया से। कोई पूछना है किसी को कुछ? ये सवाल ऐसी मार देना, 6 8 10 पिघलाने पर 12, त्रिज्या व्यास 12 दूना 24, खत्म सवाल। आइए 8 नंबर क्या कहता है सुनिएगा। कल भी एक सवाल ऐसा था ना, कल भी एक सवाल था, एलिगेशन हम लोग लगाए थे, होल वैल्यू का उल्टा गुणा वाला। सुनिए, शुद्ध घी की कीमत 100 रुपए प्रति किलो है, 100 रुपये किलो है शुद्ध घी का कीमत। 50 रुपए प्रति किलो के वनस्पति तेल के साथ मिलावट करने के बाद, तो 50 रुपए किलो है वनस्पति तेल, यह शुद्ध घी 100 रुपए किलो और ये 50 रुपए किलो, और दोनों को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। तो मिलाने के बाद यहां बीच में क्या तैयार हुआ? मिश्रण। मिश्रण कहता है कि एक दुकानदार मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। बोलिए जी, मिश्रण को 96 रुपए पर केजी बेच रहा है। आप लगा रहे हैं एलिगेशन, और एलिगेशन का कंडीशन है तीनों की जाति समान होना चाहिए। एलिगेशन का कंडीशन है तीनों का जाति समान होना चाहिए। मतलब ये सीपी, ये सीपी, तो ये भी क्या होना चाहिए? सीपी होना चाहिए। बट क्या है ये? एसपी है। सीपी, सीपी, ये सीपी, बट ये क्या है? एसपी है, तो सीपी बनाएंगे। एसपी है तो यहां पर हम सीपी बनाएंगे, और सीपी बनाने के लिए क्या करेंगे? होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। तो आप बनाइए, बताइए। 20% का मान 1/5, लाभ है तो इसे जोड़ देंगे 6/, ये होल वैल्यू हो गया। तो होल वैल्यू आ गया 6/5, यहां उल्टा गुना करेंगे 5/6 से। हमेशा याद रखिए, सेलिंग प्राइस में जैसी होल वैल्यू को उलट के गुणा करिए, भी बन जाएगा सीपी। सीपी 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 जाति समान। 16 पचे 100 में से 80 घटेगा तो 20, और 80 में से 50 घटेगा, इधर लिखेंगे 30, 0 0 कटेगा, रेशियो 3:2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्या सीखे कि जब सेलिंग प्राइस दिया रहेगा और कॉस्ट प्राइस बनाना रहेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे। हैं? जोर से बोले, देखो आवाज वहां तक जा रहा है। बिना माइक में नहीं ना हो पाएगा, मर जाएगा यहीं पर आदमी। आप पहले इतना लंबा बैच कहां रहता था? है ना, नहीं रहता था। पहले बैच रहता था। सरकारी स्कूल में इतना विद्यार्थी पहुंचता कहां है? पहुंचता था 10 को क्लासरूम भी तो रहता था, 35 को 10 को में, है ना, 10 को मास्टर भी लगे हुए हैं। यहाँ पे एक ही आदमी को पढ़ाना है तो कैसे जाएगा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आदमी को 1 घंटा बोलना है तो चिल्ला हल्ला कर सकता है। अब 12-14 घंटा दिन भर में बोल रहा है तो मरिए जाएगा यहीं पर, उसका समाधि स्थल बन जाएगा यहीं पर। 14-14 घंटा डेली चिल्लाएगा, समझ रहे हैं? बोलने में बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है, आप लोगों को पता नहीं है शायद, है ना। तब बकते रहिए, बकते रहिए, आपको तो बस सुनना है चुपचाप, है ना। तो सही बात है ना। तो और कुछ इसमें पूछना है? नहीं ना हो पाता है, लगातार बकना रहता है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज जानते हैं, ह्यूमन नेचर है, हर लोग का दूसरे का काम आसान लगता है। आप लोग को लगता है ऐसा? लगता है ना? आपको लोग लगता होगा इनका काम बड़ा आसान है ना। लगता है, हमें भी किसी का काम आसान लगता है, लेकिन जब करने जाइएगा ना, अब 2-4 पहला दिन हो सकता है जुनून जज्बा रहे, अलग बात है, लेकिन जब डेली रूटीन में उसको डालिएगा तो फिर बुझा जाएगा आपका, मतलब थोड़ा।
देखिए सब चीज को पैसा से कंपेयर नहीं ना करिए। अब आपको हम कहेंगे कि 10 दिन लगातार जगे रहो, हम पैसा देंगे 10 लाख रुपया, नहीं जगिएगा, है ना। 10 दिन में बोला यानी 24 देंगे 240 घंटा, मत आ जाइएगा, वो बैठल बैठल वो गिर जाइएगा अपने आप, है ना। नहीं होगा, आप ट्राई करिएगा एक बार, है ना। नहीं तो अगर किसी को चैलेंज कबूल है तो आइए, फिर हम देख लेते हैं। 10 लाख रुपए हम देने को तैयार हैं। 10 दिन जगना है। अभी नहीं समझना कि सर एक दिन पर 1 लाख रुपया, वैसे नहीं है। 10 दिन पर 10 लाख। कैमरा लगा देंगे 5 को 7 को आपके आगे पीछे, कमरा में बंद कर देंगे, हैं। ऑपरेटर कोई सेटिंग है, हम सारा फुटेज मांगेंगे, फिर ऑपरेटर भी फंसेगा। अब भोजन पानी सब मिलेगा, विधिवत, है ना। भोजन तो इतना देंगे ना कि नींद आने लगेगा, ऐसे ही, है ना। पहले दिन आपको सुता देंगे, है ना। बाथरूम में भी लगवा देंगे, है ना। ठीक, अरे बाथरूम में जाके तो 1 आध घंटा बहुत जाए, तो 1 घंटा से ज्यादा बाथरूम में कहाँ रहेगा लोग। अब जैसे ही 1 घंटा से ज्यादा अगर बाथरूम में रहे तो समझ जाएंगे अब सो गए हैं ना। पैसा कटेगा नहीं, फिर कैंसिल वहीं पर, है ना। चलिए, ये कोई मतलब नहीं होता कि पैसा मिल रहा है ना। आइए देखिएगा, सबसे पहले तो अकेला उसको रख दिया जाएगा, तब वो सो जाएगा, है ना। नहीं सो जाएगा तब। और उसको डोज खाना दिया जाएगा, पूरा डोज का डबल देंगे डेली, सुबह शाम दोपहर, चाहे टाइम मांगिए वो टाइम, है ना। आइए, तो कहता है यहां पर एक पाइप अकेले टंकी को 40 दिन में पूरा भर देता है। पाइप जो है 40 दिन में भर देता है अकेले, एक पाइप टंकी को। परंतु टंकी की तल में छेद होने के कारण, टंकी के तल्ली में छेद होने के कारण, इसका मतलब टंकी के तल्ली में छेद है, मतलब पाइप भी काम कर रहा है और साथ साथ छेद भी काम कर रहा है। यानी पाइप ऊपर से पानी भर रहा है और छेद से पानी रिस रहा है, दोनों एक साथ काम करने लगा तो 20 दिन ज्यादा लगता है। तो 40 और 20 60 दिन हो गया आपका, नहीं हो गया। पाइप को अकेले खोलिएगा तो 60 दिन में टंकी भर देगा, लेकिन ऊपर से पानी भर भी रहा है और नीचे से पानी निकल भी रहा है, तो 40 दिन लगेगा। 20 दिन ज्यादा, यानी 40 20 60 दिन लगेगा। तो ये 60 दिन समय दोनों का है, और ये 40 दिन सिर्फ पाइप का। अब आपसे छेद का पूछेगा, है ना। छेद के कारण कितने दिनों में टंकी की आधी खाली हो जाएगी। सबसे पहले आप लसा लीजिए सारे विद्यार्थी, 120, तो 40 थी 120, पाइप भरने वाला है तो इफिशिएंसी पॉजिटिव, और 60 दूना 120 तो प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस कैसे? कहता है कि परंतु टंकी की तल में छेद होने के कारण 20 दिन ज्यादा लेता है भरने में। तो 20 दिन ज्यादा लेता है भरने में, तो यहां प्लस का 2। अरे माइनस तो सिर्फ इसका ना, ये जो 60 दिन समय किसका दिया है? छेद का थोड़ा ना दिया, दोनों का दिया है। और 60 दिन में टंकी भर रहा है इसलिए प्लस। अगर अकेला इसका इफिशिएंसी लिखिएगा तो माइनस में लेना होगा आपको। अब सोचिए, पाइप का इफिशिएंसी +3, तो सोचिए +3, यहां कितना है? प्लस का 2 है। इसका अर्थ क्या है कि एक भाग यहां क्या हुआ है? खाली हुआ है। 3 भाग में 1 भाग खाली होगा तब ना यहां +2 बचेगा। तो ये सोचना होगा कि पाइप का है +3, तो यहां कितना कि 2 बचे, तो -1। यानी छेद एक दिन में 1 भाग खाली करता है। तो सवाल कहता है कि आधी टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा? तो टंकी पूरा 120 भाग, आधी भाग टंकी खाली करना है, तो 120 का आधा 60 भाग खाली करना है, कितना टाइम लगेगा? तो खाली करने वाले पाइप का एफिशिएंसी 1 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, 60 दिन आंसर हो जाएगा। छेद अकेले आधा टंकी कितना समय में खाली करेगा? तो टोटल टंकी यानी 120 भाग, आधा टंकी मतलब 60 भाग, कितने समय में खाली करेगा? छेद। तो छेद का इफिशिएंसी जो 1 है उससे हम भाग कर देंगे। देखो, इफिशिएंसी हमेशा पॉजिटिव होता है, इफिशिएंसी कभी माइनस में नहीं होता है। लेकिन बस यहां पर
दर्शाने के लिए माइनस दिखाया गया है। अब माइनस प्लस आदमी लिखेगा तब ना पहचान में आएगा कि कौन है भरने वाला और कौन है खाली करने वाला। तो बस पहचान के लिए चिन्ह लिखा जाता है प्लस माइनस। एफिशिएंसी कभी निगेटिव नहीं होता है, एफिशिएंसी ऑलवेज भी पॉजिटिव। कोई मान लेते हैं सही काम कर रहा है तो उसमें जो क्षमता लग रहा है वो पॉजिटिव है। कोई गलत काम कर रहा है, बैंक में डाका डाल दिया, तो उसमें उसका मेहनत नहीं, माथा नहीं है, उसमें भी है। तब तो इफिशिएंसी ऑलवेज पॉजिटिव। काम निगेटिव है, गलत है, लेकिन उसमें जो लग रहा है एफर्ट वो क्या है, पॉजिटिव आपका है। एफिशिएंसी हमेशा पॉजिटिव, बस पहचान के लिए माइनस प्लस लिखा जाता है। बोलिए जी। तो बताइए, यहां पर कॉस को उठा के यहां ला दीजिए और 4 को उठा के नीचे ला दीजिए। कॉस को नीचे और 4 को नीचे, तो साइन बाई कॉस टेन थीटा, और यहां पर 3/4। टेन का मान 3/4 हो गया। टेन का मान 3/4, तो थीटा का मान यहां नहीं निकलेगा। तब यहां पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 2-4 दिन पहले एक सेट में यूज हुआ था। tan a प्लस बी, बोलिएगा tan a आ प्लस में tan b आ बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। ये फॉर्मूला tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। अब चलो जी, a के जगह पर कितना है, 45 डिग्री है, तो tan 45 का मान 1। अब b के जगह पे थीटा है, तो क्या हो जाएगा यहां पर tan थीटा, और फिर यहां पे 1 माइनस tan a मतलब 45, 1 माइनस में हो जाएगा tan थीटा। अब जो tan थीटा का मान यहां निकाल के रखे हैं 3/4, उसको यहां क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो एक में जब हम 3/4 बैठाएंगे तो 7/4, एक में से 3/4 घटाएंगे तो 1/4, 4 से 4 कट गया, आंसर 7 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। कॉस को इधर लाइए नीचे में, 4 को इधर लाइए, तो साइन बाई कॉस tan बराबर 3/4 हो गया। tan का मान 3/4। अब tan a प्लस tan b वाला लगा देंगे। 45 डिग्री है तो tan 45 का मान 1, यहां थीटा है b का मान, तो tan थीटा हो गया। अब tan थीटा का मान 3/4 यहां बैठा के भिन्न का जोड़ जोड़िए, एक में से यहां घटाइए, 4 कट गया, 7 आंसर हो गया। 7/4 और बटा में 1/4। देखो जी, 11 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, सब लोग ध्यान दीजिए इधर। कहता है पीटर ने 25,000 रुपए का निवेश करके खुदरा व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद सैम 30,000 रुपए के पूंजी के साथ उसमें शामिल हो गया। 2 वर्ष के बाद इतने रुपए का लाभ कमाया, तो पीटर का हिस्सा कितना। एक बात बताओ, लाभ ही कै साल का है, 2 साल, यानी 24 महीना का है। लाभ 24 महीना का है, 24 महीना पर लाभ बांटना है। तो चलिए हम यहां पे लाभ का रेशियो बनाएंगे। हम पूंजी में 3 जीरो और यहां 3 जीरो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मन है तो 5 से 5 बार में और 5 से 6 बार में, ऐसे भी काट सकते हैं। पूंजी को काट के छोटा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, पीटर का पैसा 5 है पूरे 24 महीना के लिए, शुरू से लास्ट तक लगा रहा है। अब 8 महीना बाद आया सैम, कितना पूंजी लेके, 6। तो बताइए 8 महीना लेट से आया और 24 महीना पे लाभ बटना है, तो 16 महीना तक लगा रहेगा। सही बात है, नहीं समझे। 5 जो पूंजी है वो 24 महीने तक लगा रहा, ये पीटर का है। और सैम आया 8 महीना लेट से, तो एक पैसा 24 माइनस 8, 16 महीना के लिए लगा रहा है, सैम का हो गया। तो यही हो गया लाभ का रेशियो। लाभ बराबर पार्टनरशिप में होता है पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। रेशियो बनाइए ना, 6 से 4 बार में और 4 से 4 बार में, तो रेशियो बन के तैयार हो गया, 5:4 बन गया। अब ये रहा टोटल लाभ 18,000, तो 18,000 को 5, 4, 9 अनुपात में बांटना है, तो 9 से भाग दे दिए। अब पीटर का पूछ रहा है, तो 5 से गुना कर दिया, तो आंसर कितना, 10,000 हो जाएगा आपका। पार्टनरशिप में लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय होता है।
एक विद्यार्थी लिख रहा है कि सर हमको 10 दिन पहले सोने दीजिएगा तब 10 दिन जगेंगे। कुंभकर्ण का छोटका भाई बना हुआ है नहीं, ऐसा भी होगा 10 दिन पहले सो लेगा फिर 10 दिन जगेगा, ये भी नहीं हो सकता है। 10 दिन सो नहीं सकता है, इस पे भी 10 लाख रख सकते हैं हम 10 दिन सो भी नहीं सकता है, जानबूझ के से कचले रहेगा, मन कर ले रहेगा नहीं जानबूझ के कचले रहेगा। हाँ भाई बोलिए। लगातार 4 दिन, 4 दिन अगर जगे रहेगा तो नहीं, अरे 10 दिन बहुत दूर की बात है। आदमी अगर एक रात अगर पूरा आप नहीं सोइए तो अगला दिन 1-2 दिन तक मताल रहिएगा, होता है तब थोड़ा एक ही दिन में असर दिख जाता है। मौत हो जाता है तब ये तो गलत हम कर रहे हैं। नहीं, आगे बढ़ते हैं व्यक्ति की गति ट्रेन की गति से 75% कम है, ठीक ना। देखो जी बढ़िया सवाल है, यहां सुनिए ध्यान से। अब व्यक्ति की गति ट्रेन की गति से 75% कम है, तो यहां पे व्यक्ति हो गया, मैन लिख दिए, और यहां पे ट्रेन लिख दिया। 75% कम है मतलब ट्रेन की गति यदि 100 है तो आदमी की गति 75 कम, यानी कितना रेशियो अगर हम बना देंगे तो कितना 1:4, ये स्पीड का रेशियो हो गया, हो जाएगा ना। आदमी की गति ट्रेन से 75% कम है, मतलब अगर इस 100 है तो ये कितना 25 आपका होगा अब कहता है ट्रेन की लंबाई 1300 मीटर है। ट्रेन की लंबाई जो है ना वो 1300 मीटर आपका है। ट्रेन की लंबाई 1300 मीटर है, ट्रेन की लंबाई 1300 मीटर है और 2 मिनट 10 सेकंड में खंभे को पार करती है। तो आप बताइए ना, खंभे को पार करने में ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई तय करती है, खंभा को, आदमी को, पेड़ को, ये सब जीरो डिस्टेंस वाली वस्तु है, और इसको पार करने में ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई कवर करती है ना। तो ट्रेन की लंबाई है मतलब दूरी है, और ये क्या दिया समय, तो दूरी बटा समय कर देंगे तो ट्रेन का चाल निकल जाएगा। ट्रेन की चाल बराबर हो जाएगा दूरी 1300 मीटर और बटा समय। बोलिए 2 मिनट को 120 सेकंड कहेंगे और 10 सेकंड यानी 130 सेकंड हो गया, 130 सेकंड हो गया आपका। इससे कट गया क्या बार में, यानी 10 मीटर पर सेकंड जो है वो ट्रेन की चाल हो गया। सही बात है, ट्रेन की चाल हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो बोलिए 4 अनुपात बराबर कितना 10, तो 1 अनुपात बराबर 2.5, यानी 2.5 मीटर पर सेकंड आदमी की चाल हो जाएगा। सही बात है। आप पढ़िए 780 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को व्यक्ति कितने समय में पार करेगा। व्यक्ति, ट्रेन नहीं, व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि व्यक्ति कितने समय में पार करेगा। 780 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को व्यक्ति कितने समय, व्यक्ति दौड़ के पार कर रहा है जबकि व्यक्ति चल रहा है 2.5 की स्पीड से। तो बोलिए जी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा, तो दूरी कितना लेंगे, ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई 780 है तो ट्रेन को आदमी को कितना दौड़ना पड़ेगा, 780 दौड़ना पड़ेगा। चाल यहां पर देख लो कितना 2.5 है, तो यह मीटर और यह मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन यहां पे आएगा किसमें, ये रिलेट सेकंड में आएगा। तो चलिए 2.5 का मतलब हो गया 5/2, तो यहां लिख दिए 5 और 2 को कहां भेज दिया ऊपर, 2.5 मतलब 5/2, तो 2 को ऊपर भेज दिए। ऐसे भी आप लिख सकते हो 5/2, 5 से काटिए कितना हो जाएगा 156 का दुगुना कितना हो जाएगा 312 सेकंड हो जाएगा। 60 से भाग दीजिए तो 5 मिनट 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि चाल का रेशियो दिया हुआ है 1:4
और कहता है कि ट्रेन की लंबाई दिया है और 2 मिनट 10 सेकंड में खंभा को पार करती है, तो खंभा को पार कर रहे में सिर्फ अपनी लंबाई है ना, तो ट्रेन की चाल बराबर क्या होगा, दूरी और बटा समय, यानी 10 मीटर पर सेकंड। 4 अनुपात बराबर 10, तो 1 अनुपात बराबर 2.5, तो आदमी की चाल हो गया वो, करा इसी चाल से 780 मीटर में प्लेटफॉर्म को कितना समय पार करेगा, समय बराबर दूरी बटा 4, काट दिया, आंसर हो गया। लास्ट में जानते हैं खाली आदमी प्लेटफॉर्म को पार करे, ट्रेन का यहां पे कोई रोल ही नहीं है। कुछ कहना है बोलिएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या कहता है, 2 उम्मीदवार ए और बी में, ए और बी ने चुनाव लड़ा, ठीक ना, ए और बी ने चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया और 100 मतों से जीत गया और 58 मत को अवैध घोषित किया था, तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितना है, बोलिए जी। मान लिए कि वैध मत जो है 100% है, वैध मत कितना है, 100% है, वैध मत 100% है। अब देखो विनर कितना लाया, 52%, तो लूजर कितना लाएगा, 100 में से 52 घटेगा 48% है, कै परसेंट से जीतेगा, 4% से जीता, 4% से जीता, तो 4% बराबर 100 वोट है, तो 100 में 4 से भाग दे दिए तो 1% का मान निकल गया, और फिर 100 से क्या किए, गुना कर दिए, तो कितना हो गया, 2500 हो गया। तो 2500 जानते हैं 100% क्या माने हैं, वैध मत माने हैं, वैध मत माने हैं 2500। सवाल कहता है कि 58 को अवैध भी घोषित किया गया था, मतलब टोटल वोट पड़ा कै गो था, 2500 और प्लस 58, 2558 हो जाएगा, 2558 हो जाएगा। तुरंत 5 सेकंड में हम आ गए, 5-10 सेकंड मतलब गए आए, 2500 और प्लस में 58, 2558 आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ा जाए, इसमें कोई डाउट है किसी को? मैंने क्या बोला कि वैध मत को 100% मान लीजिए आप, विनर को लाया आया मिला कितना 52% और लूजर को कितना मिला 48%, 100 में से 52 घटेंगे 48, 4% ज्यादा मिला यानी 4% से जीत गया, तो 4% का मान कितना है 100 है, तो 4 से भाग कर दिए तो 1% का मान निकला, 100 से गुणा कर दिए तो 100% का मान निकल गया, यानी वैध मत है 2500 है ना। और सवाल में कहा थे कि 58 को वोट को इलीगल घोषित किया गया था, तो वोट पड़ा कै गो था, 2500 है लीगल, अब 58 को इलीगल घोषित किया गया था, नहीं वोट पड़ा होगा 2558 वोट पड़ा होगा, सही बात है, तो ऐसे आप कर सकते हो। देखिए जी
14 नंबर सवाल सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ए बी सी, 3 ठो कथन है, कौन सा सत्य है आपको बताना है। चलिए, बी नंबर में आपको क्या दिख रहा है? इकाई अंक दिख रहा है 6। ए ना पहले ए, तो ए को जरा डील करिए। एन बराबर दिया हुआ है, कितना दिया है जी? देखो, सॉरी, 2378 का होल स्क्वायर। तेईस सौ उनासी। आप क्या करिए, यहां पर 2378 को आप कॉमन कर लीजिए। सही बात है जी। अब 2378 को जब कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा? 2378 प्लस यहां क्या बचेगा? 1, यानी हो जाएगा 2378 प्लस 1 2379 हो जाएगा। इन दोनों में 2378 कॉमन किए तो 2378 प्लस 1 यानी 2379 हो जाएगा। अब प्लस में 2379, बोलिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 2379 कॉमन है, तो 2379 को आप कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा? 2378 प्लस 1, यानी यहां भी कितना हो गया? 2379 हो जाएगा। यानी आगे जब इसको हम बढ़ाएं, एक बार यहां कॉमन किए लिखे, फिर एक बार कॉमन किए तो फिर लिखे, तो n का मान आ गया इसका होल स्क्वायर। क्या आ गया? 2379 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया। तो कहता है कि रूट n का मान, मतलब जब इसका हम वर्गमूल करेंगे, n बराबर इतना है, कह रहा है जब इसका वर्गमूल करेंगे तो 2379 आएगा। तो सही ना कह रहा है? n का मान इतना है, जब इसका कोई वर्गमूल करेगा तो 2 गो के बदले में 1 गो बाहर निकलेगा। इसको आगे बढ़ाए तो n बराबर इतना आया, 2 गो आया, इतना गुना इतना। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल, इन दोनों का वर्गमूल कितना होगा? 2379 ना होगा। यानी पहला नंबर स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। दूसरा नंबर देखिए, कहता है कि इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक निकालिए। 9 अठे 72, 2 2 सत 14, 4 4 अठे 32, 2 और 2 छक 12, 2। इकाई अंक इसका कितना आएगा? 2 आएगा। यूनिट डिजिट 2 आएगा, लेकिन लिखा है क्या? 6, मतलब ये गलत है। सी देखेंगे, 3024 के गुणनखंडों की संख्या 40 है, तो आपको इसका गुणनखंड की संख्या निकालना पड़ेगा और देखिएगा 40 आता है कि नहीं आता है। 2 गो 3 गो सवाल एक साथ है। ये भी अपने आप में एक सवाल है, ये भी अपने आप में एक सवाल है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। एग्जाम में ये तीनों अलग अलग भी एक एक नंबर का पूछ सकता है। सकता क्या? पूछता है कै गो गुणनखंड होगा, इकाई अंक पूछता है, ये भी पूछ सकता है ना। तो चलिए इस पे थोड़ा हम काम करते हैं, इधर वाले पर। सबसे पहले 3024 का गुणनखंड निकालना है, तो इसको हम फैक्टर करेंगे। 2 से करिए, फिर 2 से करिए, फिर 2 से करिए, 378, फिर 2 से करिए, 189, फिर 3 से करिए, फिर 3 से, अब फिर 3 से 7। तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 गो 2 है तो 2 के पावर, अब 3 3 गो है तो 3 के पावर 3 और 7 के पावर 1 हो गया। अब गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो नियम होता है कि पावर को 1 से बढ़ा के गुणा कर दो। कोई पूछेगा इसका कै गो गुणनखंड है, तो पावर को 1 से बढ़ा के गुणा करिए। तो 4 को 1 से बढ़ाइए 5, 3 को 1 से बढ़ाइए 4 और 1 को 1 से बढ़ाइए 2, और आ गया कितना? 40। मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, तो आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए और सी दोनों। कोई डाउट है बोलिएगा। बढ़िया सवाल है जी। सवाल में 3 बातें आपको सिखा रहा है। ये भी सिखा रहा है कि इसको कैलकुलेट करना कैसे है, ये भी और ये भी। आपका आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। हाँ लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर है नहीं, स्टेटमेंट नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जी बढ़िया सवाल ये भी है, इसका मान पूछ रहा है। तो आपको लग रहा है कि n का मान जब आएगा
तभी होगा आपका, है ना। तो हम प्रयास करते हैं इनका मान निकालने का। देखो जी, ये एक पैटर्न है, कितना का अंतर है, एक का अंतर, कितने का अंतर है, एक का अंतर। यहां भी कितने का अंतर, एक का, n प्लस 1 में कितने का अंतर, एक का अंतर। तो अगर ऐसा कभी सीरीज हो, ऐसा कभी पैटर्न हो, तो जोड़ने का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का, एक का, और इनटू में होता है 1 बाई फर्स्ट फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर यानी ई वाला, अब माइनस 1 बाई होता है लास्ट फैक्टर, तो n प्लस 1 आता है सबको। होता है 1 बाई डिफरेंस, डिफरेंस 1 का, और इंटू में 1 बाई फर्स्ट फैक्टर माइनस 1 बाई लास्ट फैक्टर। ये चीजें बराबर में कितना दिया, 49 बटा में 50 दिया हुआ है। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो n का मान निकलेगा। सब लोग सुनिए ध्यान से, जब भी ऐसा पैटर्न हो, जोड़ना हो, तो जोड़ने के लिए आप ये तरीका यूज करिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं 1 बाई डिफरेंस, जितना का डिफरेंस रहेगा सब जगह, यहां भी एक का अंतर हर जगह है 1 बाई 1, इंटू 1 बाई फर्स्ट फैक्टर कितना है 1, और माइनस 1 बाई लास्ट फैक्टर कितना है n प्लस 1 है आपका। अब देखो जी 1 तो खैर गुणा में है तो कोई मतलब नहीं है। आप बताओ 1 और n प्लस 1 का एलसीएम करेंगे तो n प्लस 1, n प्लस 1 जाके इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये खत्म ना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो 50n 49n प्लस 49, तो n बराबर 49 हो गया आपका। n का मान 49 हो गया तो यहां बैठा देंगे 49, 49 में से एक घटा 48, 8 में 72 इकाई अंक 2 वाला एक एक वही है, मार देंगे 8 में 72 इकाई अंक 2 वाला आंसर हो जाएगा। देखो जी, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं के योगफल के बराबर है। घन का आयतन का फॉर्मूला सब लोग बोलिए, भुजा क्यू। घन में भुजा कै गो होता है, 12 गो। भुजा मतलब किनारा, घन में किनारा 12 गो, सतह 6 गो होता है। कह रहे कि उसकी भुजाओं के योगफल का, तो भुजा 12 गो होता है, नहीं होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को खींच दिए, फिर 9 10 11 12। किसी घन में भुजा 12 को होता है, एगो भुजा का लंबाई a है, तो 12 भुजा का योगफल क्या होगा 12a। अब बराबर है, a से a कट गया तो बोलो a स्क्वायर बराबर कितना 12 हो गया। सवाल कहता है कि टोटल सरफेस एरिया बताइए कितना है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताइए 6a स्क्वायर। घन का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर का मान 12 है तो 12 छक, अरे a स्क्वायर का मान 12 रख देंगे जी, 12 छक 72 आंसर हो जाएगा आपका। तो बताइए किसी घन में भुजा कै गो 12 गो, भुजा को आप किनारा भी कह सकते हैं। सतह कै गो होगा तो 6 गो आपका होगा, सतह जो है वो कै गो होगा 6 गो होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्रमागत घनों का अंतर होता है, विषम संख्या होता है तो कभी भी 2 से नहीं कटेगा, बी नंबर होगा, यहां कम ही नहीं कभी भी। देखिए 2 गो लगातार घनों का अंतर हमेशा विषम होता है। 2 गो लगातार संख्या कोई भी लो और उसका अंतर करो हमेशा विषम आएगा। कोई भी 2 लगातार ले लीजिए, देखो भाषा तो नहीं लिखी है, तो 2 लगातार संख्या के घनों का अंतर
दो लगातार संख्या के घनों का अंतर, दो लगातार संख्या के घनों का अंतर हमेशा विषम होता है। दो लगातार संख्या के घनों का अंतर हमेशा विषम होता है। दो लगातार संख्या के घनों का अंतर हमेशा विषम होता है। समझे बात को? जैसे कोई भी ले लो, 3 ले लो और 4 ले लो। बोलिए 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27। तो 64 सम है और 27 विषम है। तो सम में से विषम घटाएंगे तो विषम में ना आएगा। तो बताइए अंतर हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। दो क्रमागत घनों का अंतर ऑड होता है। कौन सा नंबर होगा? ऑड नंबर होता है। बताइए ऑड नंबर कभी 2 से कटता है? तो इसके लिए आंसर, प्रॉपर आंसर क्या होगा? तो कभी 2 से विभाज्य, जब ऑड है तो कभी 2 से नहीं कटेगा, नहीं, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्रमागत नहीं रहता तो फिर किसका लेना है पता चलेगा। हाँ तब तो फिर 20 में या सम न होगा, 20 में होगा, कहीं सम भी हो सकता है। चलिए 18 नंबर सवाल पे आ जाइए। एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति नाव की धारा के अनुकूल गति से 50% कम है। एक नाव की प्रतिकूल गति मतलब VU अप स्ट्रीम, अनुकूल गति मतलब VD डाउन स्ट्रीम। धारा के दिशा में चाल को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। धारा के दिशा में डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम हो गया विपरीत हो गया। प्रतिकूल अनुकूल चाल ही है, चाल है ये। कहता है कि प्रतिकूल अनुकूल से 50% कम है। तो अनुकूल अगर 100 है तो प्रतिकूल है 50% कम, यानी कितना? 50, यानी 1:2 है। ये धारा के दिशा में चाल ज्यादा होता है और धारा के विपरीत दिशा में चाल कम होता है। ऐसे भी करे, यदि एक चट्टान धारा में फेंकी जाती है तो 50 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है। तो एक बात बताओ, चट्टान की गति होता है, चट्टान गतिमान वस्तु थोड़ी ना है। तो अगर सुनिए ना, हाँ, वह एक चट्टान जब फेंकी जाती है तो 50 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो चट्टान अगर मान लेते हैं कुछ दूरी तय कर रहा है तो धारा की बदौलत कर रहा है। चट्टान की अपनी गति खुद का, नाव थोड़ी ना है कि उसमें इंजन फिट है वो चल रहा है। तो चट्टान की अपनी गति नहीं है। अगर कुछ दूरी चट्टान तय भी कर रही है तो समझो धारा की वजह से आपका। समझे बात को? तो यहां पर दूरी हो गया और क्या हो गया? समय। तो ये धारा की चाल निकल जाएगा। धारा की वजह से ही ये कह सकते हैं चमत्कार हुआ। एक चट्टान भी 100 मीटर आगे चला गया आपका 50 सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इससे 2 बार में कट गया, यानी 2 मीटर पर सेकंड हो गया आपका। तो धारा की चाल निकल गया 2 मीटर पर सेकंड, है ना। धारा की चाल निकल गया 2 मीटर पर सेकंड। तब आपको नाव की चाल निकालना है। तो सुनिए जी, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया और धारा का दिशा में नाव की चाल दिया, और धारा की चाल निकालना है। तो पता है कि घटा के 2 से भाग करते हैं, है ना। धारा की चाल निकालना है। जब आदमी हो भाई, क्या यहां पे बोल रहा है? धारा की चाल। धारा की चाल कैसे निकालते हैं? घटाएं क्या ना, कंफ्यूजिया जा रहे हैं। तो हम धारा में बोल रहे हैं, तो घटा के अन्नाओं में जोड़ के। ठीक, होता है कोई बात नहीं, लेकिन सुनिए ध्यान से हम बोल क्या रहे हैं। धारा की चाल निकालना हो तो घटा के 2 से भाग। जैसे 2 में से धारा की चाल तो दिया हुआ है, लेकिन रेशियो में कितना होगा? तो 2 - 1/2, यानी 1/2 रेशियो हो जाएगा। सही बात है। नाव की चाल की अगर रेशियो कोई कहेगा तो जोड़ के 2 से भाग देंगे। 2 + 1 और बटा में 2, यानी 3/2 हो जाएगा। बात समझिए, धारा के दिशा में नाव की चाल दिया है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया है, अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। धारा की चाल निकालना है तो घटा के 2 से भाग,
और नाव की चाल निकालना है शांत जल में, तो जोड़ के 2 से भाग करेंगे। तो रेशियो आया, धारा की चाल का रेशियो आया हाफ, और हाफ बराबर हाफ बराबर कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है ना। हाफ रेशियो बराबर 2 मीटर पर सेकंड, तो नाव की चाल कितना होगा, तो इसका ये तिगुना है क्या, इतना बराबर 2 मीटर पर सेकंड, तो इतना बराबर क्या होगा, इसका तिगुना है, तो 2 तिये 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी शांत जल में नाव की चाल निकल गया 6 मीटर पर सेकंड। अब कहता है कि नाव शांत जल में 5 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल देखो दिया हुआ है शांत जल में नाव की चाल 6, लेकिन मीटर पर सेकंड में दिया है, तो 18/5 से गुणा करिए ना, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। चाल गुना समय कै घंटा, 5 घंटा, 5 से 5 कट गया, 18 छक 108 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप नोट करिए, नहीं समझे कुछ लोग, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। बोले कल सैटरडे संडे है, जितना सेट आप किए हैं सारे सेट का क्या करना है, रिवीजन करना है ना। और जो भी याद करने वाली चीज है उसको आप याद करिए, तब मार्क्स आपका बढ़ेगा। सैटरडे संडे कभी भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल के बैठिएगा 48 घंटा में, और आप रिवाइज कर लीजिएगा पीछे जो आप पढ़े हैं सारे चीज को। देखिएगा एक बार तो हमारा विचार है कि रिवीजन करने से पहले एक बार बनाइएगा 20 मिनट समय देकर खुद सेटवा को, अब देखिएगा कई को बनता है, और कर बाद जो जो ना फिर बनेगा तो एक बार कॉपी में लिखा हुआ है अपना देख लीजिएगा। समझे बात को। छठ पूजा बाद सोचे हैं कि आपका वीडियो भी आपको हम डेली देते जाएंगे, मतलब ऐसे पढ़िए, अब वीडियो भी आपका डेली जो है उसको देते जाएंगे, समझे। फी नहीं बढ़ाएंगे, फी जो है वही है छठ पूजा बाद आपका, समझे। आगे बढ़ते हैं। अरे मैंने कहा कि जैसे अभी ये डिस्कशन जैसे होता है तो करवे करिएगा, अब वीडियो भी आपको दे दिया जाएगा जो अभी डिस्कशन होता है। मान लेते हैं बाद में कभी रिवीजन कर रहे हैं और कोई सवाल फंस रहे हैं, तो इस तो कॉपी में तो है ही है, वहां से अगर क्लियर नहीं होगा तो वीडियो खोल कर देख लीजिएगा। अब कहां मिलेगा वो बताया जाएगा, एप्लीकेशन पर ही शायद मिलेगा, है ना। देखते हैं, फी नहीं बढ़े, काहे टेंशन ले रहे हैं ना। देखिए VD यहां पर 2 हो गया और VU कितना हो गया, 1 हो गया। 50% कम है ना धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के दिशा में चाल से। अब यहां पर एक धारा में जो है चट्टान को फेंका जाता है तो इतनी दूरी तय करता है चट्टान 50 सेकंड में, तो दूरी और बटा समय कर देंगे तो चाल निकल जाएगा धारा का, क्योंकि धारा की गति की वजह से ही चट्टान उतना आगे बढ़ा, ये एक्चुअल चाल निकल गया धारा का। अब रेशियो में हम पूछ रहे हैं कितना होगा, तब कभी भी धारा के दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल दिया रहता है और धारा की चाल निकालना होता है तो घटा के 2 से भाग करते हैं, आता है ये बेसिक आपका कंसेप्ट है इस चैप्टर का, घटा के 2 से भाग करते हैं, तो घटाएं 1/2 आ गया। इतना रेशियो बराबर ही दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। अब नाव की चाल हम निकालना चाहते हैं शांत जल में, तो जोड़ के 2 से भाग करते हैं, इतना रेशियो का मान क्या होता है, 1/2 बराबर इतना इतना मान है, तो इसका तिगुना है, तो इसका तिगुना है, इसका मतलब हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो नाव की चाल निकल गया और इस समय दिया है, तो करें कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, एक घंटा में है 6 मीटर पर सेकंड है, तो 18/5 से गुणा कर दिए ताकि किलोमीटर पर आवर में बदल जाए, और रिजल्ट भी किलोमीटर में आपका आ गया। कुछ कहना है बोलिएगा। देखो आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, कहते हैं 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 2 और 3 के अनुपात में थे। यदि मिश्रण के 25% को
समान मात्रा में दूध के साथ प्रतिस्थापित कर देता है, यानी 25% मिश्रण निकाल के और उसके जगह पे दूध मिलाया जा रहा है एक ही बार सिर्फ। तब कह रहा अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। तो आप बताइए जी, यहां पर ऐसे सवाल को बना सकते हो आप। एक तो अलग अलग हिगरा हिगरा के लिखेंगे, इतना की जरूरत करने का क्या जरूरत है। सीधे ऐसे देखो, यहां पर इसमें घट क्या रहा है, पानी है ना। दूध तो बढ़ ही रहा है, दोबारे दूध मिला दिए तो दूध तो बढ़ ही रहा है, पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां पे लिखेंगे हम रेस्ट वाटर, शेष पानी जो घट रहा है। और नीचे में यहां पे लिखेंगे टोटल मिक्सचर। सुनिए, टोटल मिक्सचर कितना है। इस तरह के सारे सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं। 80 लिख दिए, अच्छा उसमें पानी कितना है, तो 80 में दूध पानी का रेशियो है, तो क्या 80 को इस रेशियो में बांट के और 3 अनुपात का मान निकालिएगा, कितना होगा, 48 लीटर आपका होगा। तो पानी हो गया कितना, 48 हो गया। अब सुनिए, ई है टोटल मिक्सचर और उसमें कितना पानी है वो है रेस्ट वाटर, तो वाटर, मिल्क तो मिल्क। अब सुनिए, 80 लीटर का 25% निकाला जा रहा है, तो बोलिए 80 लीटर का 25% कितना होता है, 25/100 यानी क्या लीटर होगा, 20 लीटर निकाला जा रहा था। देखो 80 में 20 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 60। 80 में 20 निकलेगा तो ऊपर लिखेंगे 60। अब फिर जो है फिर 20 लीटर दूध उसमें मिला दिया जाता है, तो फिर जब 20 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 20 80, क्योंकि जितना निकाल रहे हैं उतने मिला रहे हैं, तो नीचे 80 80 रहेगा। अच्छा टोटल मिक्सचर भी लास्ट में कितना रहेगा, 80 ना होगा, क्योंकि जितना निकाले उतने मिला दिए, टोटल मिक्सचर भी 80 है। अब ये 80 से 80 काट दीजिए, 20 से 3 बार में, 20 से 4 बार में, 4 से 12 बार में, तो रेस्ट वाटर हो गया 12 तिये 36 लीटर हो जाएगा। फाइनली अंतिम मिश्रण में वाटर कितना, 36, और जबकि टोटल मिक्सचर कितना है, 80 है। तो 80 में से अगर हम वाटर 36 है उसको घटा देंगे तो क्या दूध नहीं निकल जाएगा, कितना आता है, 44, और 44 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ये नहीं बुझा रहा है, आप कुछ दिन पहले का एक सवाल याद करो, उसमें अलग अलग था कि 5 लीटर दूध निकालते हैं, 7 लीटर मिलाते हैं, 8 लीटर निकालते हैं, 9 लीटर मिलाते हैं, 10 लीटर निकालते हैं, 12 लीटर मिलाते हैं। अलग अलग वाला भी सवाल जो है इसी तरीके से बनेगा आपका। ये फिक्स है बात, टोटल मिक्सचर नीचे और जो घट रहा है ऊपर लिखते हैं। दूध यहां घट नहीं रहा है, पहले निकाले तो घटा, अब फिर दूध मिला दिए तो दूध तो बढ़ गया। पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। नहीं देखे पानी घट रहा है, पहले शुरू में पानी कितना था, 48 लीटर था, आज जब प्रक्रिया हुआ तो पानी कितना रह गया, 36 लीटर रह गया। तो जो घटता है उसको लिखते हैं ऊपर। अब इधर देखिए टोटल मिक्सचर 80 है नीचे, वाटर 80 में कितना है, तो इस रेशियो बांटिए 48 लीटर ऊपर। अब इसके बाद क्या है कि 20 लीटर निकल रहा है, तो 80 में 20 माइनस किया तो 60, अब फिर 20 मिला रहे हैं तो 80, एक बार और प्रक्रिया होता तो फिर 60, 80 में 20 निकलेगा 60, फिर 20 मिलाएंगे 80, एक बार तिबारे होता तो फिर 60/80, फिर 60/80 ऐसे होता है। लेकिन एक ही बार हो रहा है तो एक ही बार हम लिखे। टोटल मिक्सचर 80 है तो यहां हम 80 बैठा दिए, काट दिए, तो अंतिम मिश्रण में पानी आ गया 36, जबकि दूध कितना है पूछ रहा है, तो पूरे 80 लीटर में 36 पानी है तो दूध कितना होगा, 44 आपका होगा। अगला सवाल यहां पर देखिएगा क्या कहता है, देखिए एक दुकानदार 2 पुस्तकें पी और क्यू बेचता है, पुस्तकों पी और क्यू की लागत मूल्य का अनुपात 3:5 है। पी और क्यू का सीपी जो है ना 3:5 है। अगर दोनों पुस्तक का कुल लागत 1600 रुपया है, तो ऐसा करिए ना, 1600 रुपया को इस रेशियो में बांट देंगे तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा। तो 1600 को इस रेशियो में सब लोग बांटिए तो कितना, 600 रुपया और 1000 रुपया आपका हो जाएगा।
अब कहता है यदि पुस्तकों P और Q पर लाभ प्रतिशत इतना और इतना है तो दोनों पुस्तकों के विक्रय मूल्य में कितने का अंतर होगा। तो चलिए विक्रय मूल्य लिखते हैं। बोलिए जी, इस पे कितना % लाभ लगाना है। तो 600 का 10%, 60 रुपया लाभ हो रहा है, तब विक्रय मूल्य हो गया 660। फिर सुनिए, इस पर लाभ कितना हो रहा है, तो इसका 15% कितना, 150 रुपया। तो 150 रुपया बढ़ा दीजिए तो 1150 इसका विक्रय मूल्य हो गया। कह रहा दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है, तो इसमें कितने का अंतर है, 490 का अंतर है, इसमें से इसको घटा दो तो आंसर 490 हो जाएगा। मैंने सोने वाला ये सब जो बताया है कभी अप्लाई मत करिएगा, है ना, नहीं तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका। सही बात है, ये सब मजाक की बात था आपका। चलो ठीक है, निकलिए, गर्ल्स लोग पहले निकलेंगे। क्या बात, क्वेश्चन है क्या, पूछ रही है।